हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल फिजिक्स में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का ऑप्टिक्स पार्ट का ही अपना एक अगला लेसन है, 12वां लेसन, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। ठीक है, यानी जो ऑप्टिक्स पार्ट के 2 लेसन जिसकी बात अपन कर रहे हैं, तो टोटल नंबर की अगर बात की जाए तो टोटल नंबर यहाँ पर दोनों लेसन के मिला के हैं 9 नंबर। यानी 12th क्लास में फिजिक्स वाले पार्ट की अगर सबसे बड़ी कोई यूनिट है तो वो कौन सी है? ऑप्टिक्स वाली। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर अपन लाइट को डिफाइन करें तो एक सिंपल सी परिभाषा आप यहाँ बोल सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करके, हमें वस्तुओं का आभास कराती है। क्योंकि आप जनरली अच्छी तरह जानते हो कि अगर अब अंधेरे में किसी भी कमरे में जाते हैं तो कौन सी वस्तु कहाँ रखी हुई है ये आपको कभी भी व्यवस्थित दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तुरंत आपको व्यवस्थित दिखाई देने लग जाता है कि वस्तु यहाँ रखी हुई है, कौन से रंग की है। तो ये सब होता है लाइट के कारण। ठीक है, अब देखो जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रकाश की प्रकृति, तो देखो भाई, वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो एक्चुअली है क्या। तो देखो, स्टार्टिंग की अपन बात करें तो सबसे पहले देखो न्यूटन का कणिका सिद्धांत, यानी सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था कि प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक कणिकाओं के रूप में संचरित होता है, और ये कणिकाएं इस प्रकार से होती है कि ये सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से ही संचरित होती है। तो न्यूटन ने अपने इस कॉन्सेप्ट के अनुसार उस समय प्रकाश की कुछ घटनाएं, जैसे प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, इसके अलावा परावर्तन, अपवर्तन, इन प्रक्रियाओं को न्यूटन ने अपने कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह समझा दिया था उस समय तक। तो यही माना गया था भाई प्रकाश की जो नेचर है वो कैसी है, भाई कणिका कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके बाद में हाइगेन नामक वैज्ञानिक आया, हाइगेन्स भी कहा गया है, हाइगेन भी कहा गया। तो हाइगेन का उस समय आया तरंग सिद्धांत, लेकिन उस समय तक क्या है, न्यूटन का भाई ऐसा सिस्टम था कि दूसरा कोई भी वैज्ञानिक है, जैसे तरंग वाला कॉन्सेप्ट इसका खंडन कर रहा था, तो वैज्ञानिकों ने क्या है, इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि भाई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। तो हाइगेन्स का जो तरंग सिद्धांत था, हालांकि ने दे तो दिया था, लेकिन कई वर्षों के बाद में कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब व्यतिकरण, ध्रुवण, इनके कॉन्सेप्ट को जब समझाया तो उस समय ऐसा सिद्ध हुआ कि वाकई में प्रकाश की जो प्रकृति है वो कणीय नहीं है, तरंग प्रकृति है। तो हाइगेन्स ने अपने तरंग वाले कॉन्सेप्ट से जो प्रकाश की घटनाएं थी, परावर्तन, अपवर्तन तो है ही है, इसके बाद में प्रकाश की जो घटनाएं खोजी गई है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इन सब की जो व्याख्या है वो हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर ही हुई है। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी के बाद में एक नया कॉन्सेप्ट वैज्ञानिकों के सामने आया, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो यहां जाके हम देखेंगे भी, इसके बारे में भी आगे 13वें लेसन में पढ़ेंगे। यहां पर हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है वो भी फेल हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को, जो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा इसे समझाया गया है। ठीक है, तो देखो, आज के समय प्रकाश की सभी घटनाओं को अगर आपको समझना है, प्रकाश की सभी घटनाओं को अगर आप समझना चाहते हो,
तो देखो फाइनली आपको ये मानना पड़ेगा कि प्रकाश की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो ड्यूल नेचर है। कैसी है? ड्यूल नेचर, यानी प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो होती है द्वैत प्रकृति। अब ऐसा क्यों माना गया है? तो देखो मैं आपको ये सब शॉर्ट में समझा रहा हूँ, हालांकि इसकी डिटेल आगे आएगी अपने, क्योंकि पूरा आप जब इसे पढ़ लोगे तो व्यवस्थित समझ में आ जाएगा। तो देखो ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि आज तक प्रकाश की जितनी भी घटनाएं खोजी जा चुकी है, इनमें देखो जैसे मैंने कुछ नाम आपके सामने लिख दिए, परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसके अलावा रमन प्रभाव है, इसके अलावा कोम्पटन प्रभाव है। तो देखो इन सभी घटनाओं को अगर आप समझना चाहते हो तो कोई भी एक प्रकृति से आप इनको नहीं समझ सकते। इसलिए देखो फाइनली ये माना गया है कि प्रकाश जब संचरित होता है तब तो इसकी प्रकृति होती है तरंग प्रकृति, और जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरता है तो इसकी जो प्रकृति है वो कणीय प्रकृति है, यानी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में गिरता है। ठीक है, इसलिए फाइनली दोनों को मिक्स करके माना गया है कि प्रकाश की जो नेचर है वो तरंग नेचर भी है और कणीय नेचर भी है। लेकिन ये कण कैसे हैं? ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। इसलिए फाइनली आपको याद रखना है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ड्यूल नेचर, द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपका कॉन्सेप्ट है, जैसे हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है, क्योंकि इस लेसन में अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ देखो एक अलग ही नाम आ रहा है आपका, तरंगाग्र। तो तरंगाग्र के बारे में देखो अब आपको समझना है, क्योंकि हाइगेन का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जैसे ये एक प्रकाश स्रोत है, सूर्य भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है। ठीक है, इससे आगे की तरफ बढ़ने वाला जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में संचरित ना होकर इन्होंने क्या किया, ऐसा मान लिया कि वो एक ऐसे भाग के रूप में आगे की तरफ संचरित होता है जिसमें सभी कण कंपन की एक समान कला में हो। ठीक है, और इसके किसी भी बिंदु पर अगर आप कोई स्पर्श रेखा खींचते हो तो ये सब तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस भाग को इसने नाम दे दिया तरंगाग्र, यानी किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। तो देखो कई बार आपको इस पर एग्जाम में परिभाषा पूछी जा चुकी है। तो तरंगाग्र क्या है? देखो व्यवस्थित लिखावट में आपको भी नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा इन्हीं वीडियो के साथ में। ठीक है, जिनको नहीं मिले तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी व्यवस्थित पीडीएफ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो देखो तरंगाग्र क्या है? तो तरंगाग्र की यहाँ पर आपको एक परिभाषा लिखनी है कि तरंगाग्र क्या है। तो किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्थित कण, जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्थित कण कंपन की एक समान कला में हो, कंपन की एक समान कला में हो। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एक समान कला में हो। ठीक है भाई, तो ऐसे काल्पनिक पृष्ठ को आप बोलते हो तरंगाग्र। क्या बोलते हो? तरंगाग्र। ठीक है, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्थित कण कंपन की एक समान कला में हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी यहाँ पर, एक समान कला में हो। अब देखिए भाई, दैनिक जीवन में ये जो प्रकाश स्रोत है जो आपने लिया है, तो जैसे ही आप इस प्रकाश स्रोत की आकृति को चेंज कर दोगे तो ये जो बनने वाला तरंगाग्र है आपका, इसकी आकृति भी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र के कुछ प्रकार है, जो 3 प्रकार आपको दिखाए हुए हैं।
तो डायग्राम में देखिए सबसे पहले गोलीय तरंगाग्र, कौन सा तरंगाग्र है? गोलीय। तो देखो आपको यहाँ पढ़ना है कि अगर प्रकाश स्रोत आपका बिंदुवत हो या कणीय हो, जैसे देखो अपना सूर्य होता है, बल्ब होता है, सब आकृति में कैसे है? गोल है। तो अगर प्रकाश स्रोत कैसा हो? बिंदुवत या कणीय आकृति का हो, तो बनने वाला जो तरंगाग्र है वो आपका हो जाएगा गोलीय तरंगाग्र। अब अगर प्रकाश स्रोत आपका कणीय या बिंदुवत आकृति का हो। दूसरा, अगर प्रकाश स्रोत कैसा हो? आपका छड़ या रेखीय आकृति का हो, जैसे अपनी ट्यूबलाइट होती है, तो इस स्थिति में देखो तरंगाग्र की आकृति कैसी हो जाएगी? बेलनाकार। तो दूसरा पॉइंट है अपना बेलनाकार तरंगाग्र। अगर प्रकाश स्रोत की आकृति कैसी हो भाई? छड़ या रेखीय आकृति हो, तो बनने वाला तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार तरंगाग्र। दूसरा, अब एक एग्जाम्पल हम मानते हैं कि जैसे आपके पास कोई टॉर्च हो, और टॉर्च को आपने जैसे दीवार पर डाला हो एकदम पास से, तो आपने देखा होगा गोल घेरा बनता है। लेकिन जैसे जैसे आप देखो टॉर्च को दूर लेते जाओगे, तो आपने इसे नोट किया हो कि ये जो घेरा है थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ भी क्या है कि जो कणीय आकृति का प्रकाश स्रोत है या छड़ या रेखीय आकृति का प्रकाश स्रोत, अगर इनको आप कुछ दूर ले जाओगे तो होगा क्या? गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र का आकार कुछ बड़ा हो जाएगा, और उन बड़े तरंगाग्र के एक छोटे से भाग को आप बोलते हो समतल तरंगाग्र। ठीक है, अगर प्रकाश स्रोत चाहे कणीय हो चाहे रेखीय हो, अगर वो बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो तो इन तरंगाग्र का आकार बड़ा हो जाता है, और बड़े तरंगाग्र के एक छोटे भाग को आप क्या बोलते हो? समतल तरंगाग्र। तो देखो आपको डायग्राम में यहाँ ये जो आपको आकृति दिखाई हुई है ना, यहाँ पर ये है समतल तरंगाग्र। तो यहाँ देखो इस पूरे स्टार्टिंग वाले पॉइंट में आपको एक तो ये समझना है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिकों के हिसाब से अलग अलग बताई गई थी। इसमें सबसे पहले न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, फिर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, फिर मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, फिर मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन अगर प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं को समझना है तो आप किसी भी एक सिद्धांत से नहीं समझ सकते। ठीक है, इसलिए आपको फाइनली ऐसा ही मानना ही पड़ेगा कि जब प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक संचरित होता है तो उसकी प्रकृति होती है तरंग, और जब पृष्ठ पर गिरता है तो कणीय प्रकृति ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। ठीक है, इसकी डिटेल अपन अभी आगे और देखेंगे। अब आगे देखिए, इसी पार्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये 2020 में आपको 4 नंबर के रूप में बड़ा डेरिवेशन ऑलरेडी हालांकि पूछा जा चुका है। ठीक है, समतल सतह से परावर्तन, यानी जो हाइगेंस का कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ा है कि हाइगेंस ने ये कहा था कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रकाश की जो पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन, उसे क्या करना है? आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। तो मैं साइड में देखो आपको एक बार अलग से डायग्राम और दिखा देता हूँ। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप ये लिखोगे, देखो यहाँ पर जो एक्स वाई है ये क्या है? यहाँ पर एक दर्पण है। क्या है? एक दर्पण है। इस पर एक तरंगाग्र आपतित हो रहा है ए बी, ये ए मान लो, ये बी मान लो। आप डायग्राम में यहाँ देखते जाना, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि तरंगाग्र का जो बी वाला सिरा है वो तो परावर्तक पृष्ठ पर टकरा चुका है, लेकिन ए सिरा देखो अभी भी उसी माध्यम में स्थित है, यानी ऊपर जो दूसरा मीडियम है एयर वायु है उसी में स्थित है। ए इस परावर्तक पृष्ठ तक जब पहुंचेगा, तो जैसे मान लो एक लकड़ी की बात की जाए, क्योंकि देखो तरंगाग्र तरंग की तरह नहीं चल सकता, दिमाग में रखना। तो जैसे ही ए वाला भाग परावर्तक पृष्ठ तक पहुंचेगा तो आपने मान लिया यहाँ पहुंच गया सी पर।
तो फिर उतने समय में देखो जब ए यहाँ आएगा तो बी वापस ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि बी तो टकरा चुका है तो इसका तो परावर्तन होना चाहिए। तो बी की स्थिति ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया कि यहां पर बी को केंद्र मानकर बी सी दूरी के तुल्य त्रिज्या का चाप खींच दिया और इस पर खींच दिया आपने एक स्पर्श रेखाखंड। तो ये पॉइंट आ गया आपका डी का, मतलब कि जब ए सी पर पहुंचेगा तो बी कहां पहुंच जाएगा, डी पर। ओके, तो यहां देखिए दो भाग बन गए आपके। ए बी को तो आप मानोगे यहां पर आपतित तरंगाग्र, ए को आप क्या मानोगे, आपतित तरंगाग्र, और जो सी डी है जो वापस लौट गया इसे आप बोलोगे यहां परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है, तरंगाग्र पर आप कभी भी तीर का निशान नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया तरंगाग्र सभी संभव दिशाओं में गति कर सकता है, आगे चल सकता है। अब यहां देखिए डायग्राम अपना जो ओरिजिनल है उस पर आ जाइए। ये ए बी बना हुआ दिखाई दे रहा होगा और सी डी बना हुआ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने क्या किया, दो विलंब बनाए और प्रकाश की किरणों को चलाकर यहां दिखा दिया, जिससे दो त्रिभुज बन गए। देखो पहला त्रिभुज तो आ गया आपका ए बी और ये आ गया सी। पहले तो आप इस त्रिभुज की बात करोगे, ठीक है, तो आप यहां लिखोगे त्रिभुज ए बी सी से। दूसरा आपको और दिखाई दे रहा होगा, ये वाला देखिए ए डी और सी। फिर लिखोगे त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज ए डी सी से। अब दोनों में देखो भाई आपको क्या बात कॉमन दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो देखो दोनों त्रिभुजों की जो बीसी भुजा है वो उभयनिष्ठ है, यहाँ पर दोनों में कॉमन है। ठीक है, दूसरा अगर दो त्रिभुज एक ही वृत्तखंड में बने हुए हों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर दो त्रिभुज एक ही वृत्तखंड में उभयनिष्ठ अक्ष पर बने हुए हों तो उनके जो ये वाले कोण है ये 90-90 डिग्री के होंगे। और रचना से आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा जितना भाग AC का है उतना ही भाग BD का है। ठीक है, डायग्राम में देखो जितना AC है उतना ही क्या है, BD। तो यहां देखो सबसे पहले तो आप लिखोगे कि कोण ABC का मान और कोण BDC का मान दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90-90 डिग्री के हैं। ठीक है, और आपने जो डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे रचना से, क्योंकि अगर दोनों एक ही वृत्तखंड के अंदर है तो जितना मान BD का होगा उतना ही मान यहाँ AC का होगा। ओके, फिर दोनों ही त्रिभुजों में जो BC भुजा है वो है उभयनिष्ठ। तो आपके सामने है कि अगर दो अलग अलग त्रिभुजों का एक कोण बराबर हो और दो भुजाओं का मान बराबर हो, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, यहाँ पर समरूप त्रिभुज है। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC दोनों यहाँ समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अगर दोनों समरूप त्रिभुज है तो इनके बचे हुए कोण भी बराबर होंगे। तो बचा हुआ कोण कौन कौन सा, अब आप देखिए वापस डायग्राम में आइए। तो यहां ये जो कोण है, यानी वापस इस डायग्राम में भी देख सकते हो इस कोण की बात कर रहे हैं, पर ये कोण है आपतन कोण I। तो इसे आप किस तरीके से लिखोगे, कोण ABC, ये तो है आपतन कोण I। और इधर से देखोगे आप तो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, क्या आप लिखोगे DCB, ये है परावर्तन कोण R। तो आपने यहां स्पष्ट कर दिया कि दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, तो इनके बचे हुए कोण बराबर होंगे। तो आपको तो बचे हुए कोणों में देखो इन्हीं को बराबर करना है कि कोण ABC का मान कोण DCB के बराबर है। यानी
आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के बराबर है। तो आप यहां लिखोगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और आप अच्छी तरह जानते हो कि ये जो नियम है, ये किसका नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो। तो आप लिखोगे ये परावर्तन का नियम है, ये परावर्तन का नियम है। ठीक है। और आपको क्या स्पष्ट करना था, समतल सतह से परावर्तन ही स्पष्ट करना था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइगेन का सिद्धांत है या हाइगेन्स का जो तरंग सिद्धांत है वो यहाँ पर परावर्तन की व्याख्या कर सकता है, क्योंकि तरंगाग्र वाले कॉन्सेप्ट से आपने देख लिया कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपने एक नियम को सिद्ध कर दिया। ठीक है। आगे इसी तरीके से जैसे समतल सतह से परावर्तन आपने सिद्ध किया है, आगे हम देखेंगे समतल सतह से अपवर्तन। तो डायग्राम में देखिए वापस केवल और केवल इतनी ही चेंजिंग है, जो ए बी वाला भाग है आपका पहले वाला वो सेम है, लेकिन जो बी वाला भाग सी पर पहुंचा था तो आपने ए को उसी माध्यम में भेज दिया था, क्योंकि परावर्तन की परिभाषा क्या होती है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जानी चाहिए। लेकिन अपवर्तन में क्या होगा, अपवर्तन में ये ए वाला भाग वापस परावर्तित ना होकर अपवर्तित हो जाएगा, यानी डी वाले बिंदु पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, देखो ए बी तो हो जाएगा आपतित तरंगाग्र, और आपका जो ये सी डी है ये हो जाएगा यहाँ पर अपवर्तित तरंगाग्र। तो ऊपर वाला तो माध्यम देखो आप मान लो एयर मीडियम में, मान लो प्रकाश की किरण का वेग है v1, और दूसरा मान लो यहाँ पर वाटर है दूसरा मीडियम, यहाँ प्रकाश का वेग मान लो v2। तो यहाँ देखो दो त्रिभुज आपको बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि अगर दोनों एक ही उभयनिष्ठ अक्ष पर एक वृत्त खंड के अंदर बने हुए हैं तो उनका ये वाला कोण 90 का है। ठीक है। तो यहाँ देखो आप लगाओगे स्नेल का नियम, जो अपवर्तन के लिए आपने नियम पढ़ा था। तो देखो यहां मान आ जाएगा साइन आई, ये देखो आई लिखा हुआ है। तो यहां देखिए कोण के सामने वाली भुजा ये तो आ गई BC यानी लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो आ जाएगी यहाँ पर कर्ण। तो स्नेल का नियम तो देखो अपन को बनाना है एक बार। स्नेल के नियम से ना लेकर आप लिखोगे त्रिभुज ABC से और साइन आई। ठीक है। तो यहाँ कोण के सामने वाली भुजा आ जाएगी BC, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कर्ण भुजा है वो आ जाएगी AC, समीकरण नंबर 1। फिर आप दूसरा त्रिभुज लोगे नीचे वाला ADC से। तो यहाँ मान जो परावर्तन कोण आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो सॉरी अपवर्तन कोण दिखाई दे रहा होगा R, ये वाला। तो यहाँ भी देखो कोण के सामने वाली भुजा तो आ जाएगी AD, ये देखो ये रही AD, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वापस आ जाएगी AC। तो ये आ गई AC, समीकरण नंबर 2। अब स्नेल का जो नियम है वो तो आपको देखो बनाना है। तो आप यहाँ समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग जैसे दोगे तो मान आ जाएगा अपना साइन आई बटा साइन आर इक्वल BC बटा AC, और ये आ जाएगा AD बटा AC। तो देखो भाई AC से AC अपना हो गया कैंसिल, तो मान आ गया BC बटा AD। ठीक है। अब आपको देखो भाई वापस डायग्राम में चलना है। ठीक है। तो डायग्राम में देखिए ये तो देखो भाई B से लेकर C तक का भाग,
तो ये तो क्या है, वायु में चली गई दूरी, और एडी क्या है, उतने ही समय में वाटर में चली गई दूरी। ठीक है, आप यहां पर लिखोगे बीसी तो क्या है, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, लेकिन ये एयर में चली हुई है और ये वाटर में चली हुई है। तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना वेग इनटू समय। तो देखो आप साइन आई बटा साइन आर इक्वल, यहाँ लिखोगे वेग इनटू समय और यहाँ लिखोगे फिर वेग इनटू समय, क्योंकि यहाँ वेग अलग है वाटर में, यहाँ अलग है, तो टी से टी हो जाएगा अपना कैंसिल और मान आ जाएगा v1 बटा v2। तो v1 क्या है, वायु में प्रकाश का वेग, v2 क्या है, पानी में प्रकाश का वेग। और दो अलग अलग माध्यमों में जो वेग का अनुपात होता है वो आपने अच्छी तरह पढ़ लिया, उसे हम बोलते हैं अपवर्तनांक। n बराबर v1 बटा v2 बोल दो, ठीक है, चाहे c बटा v बोल दो। और अगर साइन आई बटा साइन आर इक्वल n होता है तो ये कौन सा नियम होता है भाई, ये स्नेल का नियम है कि आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। तो इस तरीके से देखो समतल सतह से, यानी आपने जो ये तरंगाग्र का कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट काम में लेकर आपने परावर्तन की व्याख्या भी कर दी और अपवर्तन की व्याख्या भी कर दी। ठीक है, अब देखो मुख्य प्रॉब्लम होती है, देखो ये डायग्राम कैसे बना, तो ये आपको समझना है। तो इसमें बस इतना ही है, आपको मुख्य पॉइंट ये याद रखना है कि ए बी जो तरंगाग्र है वो सतह पर आपतित है, परावर्तन में परावर्तित सतह है और अपवर्तक में अपवर्तित सतह है। ए भाग यहाँ पर पृष्ठ पर है, बी उसी माध्यम में, बी जब इस पृष्ठ तक पहुंचता है तो आप ए को केंद्र मानकर बीसी दूरी के तुल्य त्रिज्या का चाप खींचते हो। ठीक है, और उस चाप पर जो स्पर्श रेखा खींचोगे तो वहां पर जो आपको बिंदु प्राप्त होगा वो होगा डी बिंदु। ठीक है, बाकी आप लिखावट में चाहे सीधा भी दर्शा सकते हो, ए बी आपतित तरंगाग्र है और सी डी यहाँ अपवर्तित तरंगाग्र है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ जो भी पॉइंट है, जो नोट्स है, वो सब आपको पीडीएफ के द्वारा उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।